हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो चलिए शुरू करते हैं। वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूझो हैड विजिटेड इन द फॉरेस्ट along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lok Chao Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. तो क्या होता है कि हम लोगों ने जैसा कि क्लास 7 में पढ़ रखा है, जो पहेली और बूझो हैं इन्होंने एक फॉरेस्ट में विजिट करा था प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ। वो लोग ईगर थे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के, अपने एक्सपीरियंस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए, और दूसरे जो चिल्ड्रन थे वो भी ईगर थे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बूझो और पहेली से, कि वो भरतपुर सेंचुरी में गए थे वहाँ का। कुछ बच्चों ने सुना कि काजीरंगा नेशनल पार्क, लोक चाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को कहा। तो ये जो एक छोटा सा स्टोरी पार्ट था। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. Trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below: procuring land for cultivation, building houses and factories, making furniture, or using wood as fuel. Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. तो क्या होता है कि एक बहुत ग्रेट वैरायटी में जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या धरती में, हमारी अर्थ में एग्जिस्ट होते हैं। यानी कि चाहे देख लिया जाए प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी अपने अर्थ में है। और एनिमल्स की बात करी जाए तो एनिमल्स की भी बहुत सारी स्पेशीज हमारे अर्थ में क्या एग्जिस्ट करती हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। और ये जो प्लांट्स और एनिमल है, ये क्या एसेंशियल है वेलबींग के लिए। किसका वेलबींग? मैनकाइंड। यानी कि इंसानों के अच्छे वेलबींग के और की मदद से ये सरवाइव कर सकती हैं। किसकी? मैनकाइंड की वजह से, इंसानों की मदद से ये काफ़ी टाइम तक क्या सरवाइव कर सकती हैं। तो अगर आज क्या हो गया है कि अब क्या हो गया है कि एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है इन सारे ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ हटाना, यानी कि पेड़ काटना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना। तो इससे क्या करते हैं कि जो पेड़ काट देते हैं और उसके बाद जो लैंड बचती है, जगह, जैसे कि एक जगह है उसमें क्या खूब सारे, मतलब कि एक फॉरेस्ट है उसमें खूब सारे ट्रीज़ हैं, तो उन सारे ट्रीज़ को कट करके वो जो जगह है उस जगह में कुछ बना देना, उस लैंड का कुछ भी, कोई भी पर्पज़ का यूज़ कर लेना, कुछ भी यूज़ कर लेना, तो वो क्या डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ पर कि डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या क्या किया, मतलब कि ट्रीज काट के वहाँ क्या क्या काम करा है हमने।
पहला क्या है, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटे उसके बाद उस लैंड को हम लोगों ने कल्टीवेशन के लिए ले ली, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले ली। दूसरा क्या है, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कई जगह बहुत सारे पेड़ थे उनको काटा, जो लैंड मिली उसमें हम लोगों ने हाउस बना लिए, फैक्ट्रीज बना ली। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। अब जो जंगल है उनमें सारे मतलब कि पेड़ काटे तो पेड़ से क्या लकड़ियाँ निकलती, तो लकड़ियों का बहुत ही ज़्यादा क्या इस्तेमाल होता है, जैसे कि उसकी टेबल बना दी या सोफ़ा या चेयर बना दी, यानी फर्नीचर से रिलेटेड जितना भी होता है वो सब क्या लकड़ियों से भी बनता है, चाहे बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, तो ये सब क्या फर्नीचर है, लकड़ियों से बना है। तो ये जो लकड़ी निकलती है, वुड जो निकलती है ट्री से, वो लोग फ्यूल फर्नीचर में इस्तेमाल कर लेते हैं। और फर्नीचर के साथ ही और जैसे वुड हो गई, वो साथ में वुड को किसमें फ्यूल में भी क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आग लगानी हो, फायर कैंप में करना हो, तो उसमें क्या लकड़ियों से ही क्या आग लगा ली जाती है। तो ये सब क्या कुछ काम होते थे। और जो डिफॉरेस्टेशन है मतलब कि जो डिफॉरेस्टेशन कर देते थे, तो इसकी वजह से क्या होता था कि फॉरेस्ट फायर कभी कभी हो जाती थी, यानी कि जंगलों में आग लग जाती थी, और कभी कभी क्या सूखा पड़ जाता था। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continue, rainfall and fertility of soil will decrease. Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. Recall the plant Recall that plant need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि जो पहेली और बूझो हैं, इन्होंने क्या रिकॉल करा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि इनको याद आया कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के, ये क्या इनको याद आने लगा। क्या उनको ये याद आया कि जो अगर डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज होगा तो जो टेम्परेचर है और जो पॉल्यूशन लेवल है अर्थ का, वो क्या इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कैसे देखें, अगर हम लोग पेड़ काटेंगे तो जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का और जो पॉल्यूशन लेवल है वो क्या बढ़ जाएगा। अब कैसे देखो, टेम्परेचर की पहले बात करें तो टेम्परेचर से क्या होता है कि जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या एक वार्म गैस होती है, जिसकी वजह से क्या अभी हम लोगों ने जो क्लास 8th साइंस का जो 4th चैप्टर था कंबशन एंड फ्लेम, उसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा है। तो कंबशन एंड फ्लेम में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसकी वजह से होती है, CO2 बढ़ता है। तो ये जो अगर हम लोग पेड़ काटेंगे तो फैक्ट्री हमारी काम करती है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, कार से यानी कि जो व्हीकल्स हो गए उनसे भी धुआं निकलता है, तो ये सब क्या CO2 है। अब ये CO2 क्या होता है कि ये एक वार्म गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारे अर्थ में, हमारे ग्लोब में क्या गर्मी बढ़ती है ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि अंटार्कटिका क्या है, पूरा बर्फ है अंटार्कटिका में, और गर्मी पड़ती है तो वहाँ का बर्फ पिघलता है, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है, और जो जितने भी आइलैंड होते हैं सी में वो सब क्या डूब जाते हैं। कई आइलैंड तो डूब गए और कुछ में क्या आधे आधे डूब रहे हैं, तो वो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग टेम्परेचर में जा रहे थे। हाँ, तो जो CO2 है वो बढ़ता है। तो जो अगर हम लोग पेड़ काट देंगे तो जो पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं कि वो CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को
आउटेक, यानी कि जो पेड़ हम अगर ह्यूमन की बात करें तो जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो ऑक्सीजन है उसे क्या रिलीज करते हैं। तो इसकी और जो अगर वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और CO2 ले लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो CO2 की मात्रा है वो कम हो जाएगी। और अगर हम लोग पेड़ ही काट देंगे तो और कोई भी नहीं है जो CO2 को ले ले, CO2 से कोई इस्तेमाल कर ले, तो इसकी वजह से क्या टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दूसरी बात क्या, पॉल्यूशन लेवल, यानी कि अर्थ है उसमें क्या पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम लोग पेड़ काटेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका भी क्या लेवल बढ़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर में। और जो ग्राउंड वाटर है उसका भी जो लेवल है वो भी काफ़ी नीचे लोअर चला जाएगा। अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर अभी से कम 100 साल पहले देखा जाए तो जो हमारे पास हमारे इंडिया हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्या फर्टिलिटी थी, हमारा मतलब कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल थी, बहुत फर्टाइल लैंड थी। और अगर आज उसी लैंड को देखें तो वो काफ़ी कम फर्टाइल रह चुकी है। क्यों? क्योंकि तब उसका जो वाटर लेवल था उस जगह का वो काफ़ी ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि तब ना ही ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, ना बिल्डिंग्स थे, और ना ही इतनी ज़्यादा रोड्स बनी थी। तो क्या होता था कि जो ट्रीज़, और वहाँ पे क्या से सिर्फ ट्रीज़ थे और फील्ड थी। तो जो ट्रीज़ थे वो क्या, उस ट्रीज की जो रूट होती है, जड़, वो काफ़ी अंदर तक जाती, और जो उसकी जड़ होती है पेड़ों की वो क्या पानी नीचे ही से क्या ले लेती हैं। तो अगर वो पानी नीचे से ले लेती हैं, और ट्रीज से क्या होता है कि पानी वो नीचे से ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो भी क्या बड़ा रहता है, और हमारा जो वाटर लेवल है वो भी कम नहीं होता। और अगर आज की बात करें तो अब तो वो जगह, जिस जगह में पहले ट्रीज हुआ करते थे, फील्ड होती थी, अब उस जगह में क्या फील्ड भी नहीं बची, वहाँ पे क्या सब फैक्ट्रीज रोड वोड बन चुके हैं। अगर आप ध्यान दें तो अगर आप जब छोटे थे तो वहाँ पे कोई जमीन जगह होगी, वहाँ पे क्या आप खेलते होंगे, फील्ड होगी, आप देखेंगे तो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, कुछ बन रहा होगा। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनकी वजह से क्या काफ़ी डिस्टर्ब होता है हमारा जो काफ़ी सारी चेंजेस आते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे बायोस्फीयर में। तो उन्होंने ये भी देखा, किसने, बूजो और पायली ने, कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है ये डिस्टर्ब करता है जो हमारा नेचर है उसको बैलेंस करने में। और उनको ये भी बताया गया प्रोफेसर अहमद के द्वारा कि जो ट्रीज़ हैं उनको अगर कंटिन्यू काटते रहेंगे तो जो रेनफॉल है और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो क्या कम हो जाएगी। मोर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। और कहा कि अगर हम लोग कंटिन्यू काटते रहेंगे पेड़ तो इससे जो बारिश है और जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो तो कम होगी, साथ में क्या जो चांसेस होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ की, जैसे कि फ्लड्स, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिज़ास्टर भी कह सकते हैं इन्हें, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड्स यानी बाढ़, और ड्रॉट्स मतलब कि सूखा, इनके भी क्या चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमें क्या ये याद कीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें होता है। ये हम लोगों ने क्लास 6 और 7 में पढ़ ही रखा है साइंस में, और ये अभी हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस करके ही आ रहे हैं। This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the अर्थ। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। द इंक्रीज टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस
कुड कॉज ड्रॉट्स। तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो वाटर साइकिल होती है वो क्या डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और तभी हम लोग क्या इसे कहते हैं ड्रॉट आ गया, यानी सूखा पड़ गया। Deforestation is a major cause which leads to the change in the soil properties. Physical property of the soil get affected by plantation and vegetation. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower, hard, and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into deserts. It is called desertification. तो क्या होता है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है ये एक बहुत ही बड़ा मेजर कॉज होता है। किस चीज़ का? ये बहुत बड़ा मेजर कॉज होता है, जो मेजर कॉज होता है जो हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है उनको चेंज करने में। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई सॉइल की, तो क्या हो जाएगा कि उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसमें प्लांटेशन करना, वेजिटेशन करना, ये हो गए सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इनको क्या अफेक्ट करेगा। और कुछ जो ट्रीज़ होते हैं वो रिजल्ट मारते हैं, जैसे कि जो ट्रीज़ अगर होंगे तो जो सॉइल इरोजन होता है वो नहीं होता, लेकिन अगर ट्रीज हट जाएंगे तो जो सॉइल इरोजन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो सॉइल की टॉप लेयर होती है उसको वो हट जाती है और एक्सपोज हो जाती है, और जो लोअर होती है वो सामने आ जाती है, जिसमें क्या हार्ड एंड रॉकी लेयर्स होती है। यानी कि टॉप लेयर जो होती है वो एकदम मिट्टी मिट्टी होती है, और जो लोअर लेयर होती है वो क्या हार्ड एंड रॉकी लेयर्स होती है। यहाँ पे रॉक होते हैं, हार्ड स्टोन्स होते हैं, और ये सॉइल में क्या लेस ह्यूमस, यानी ह्यूमस भी कम होता है और लेस फर्टाइल, और इसमें क्या फर्टिलिटी भी बिल्कुल कम ना बराबर होती है। और इसमें क्या होता है कि जो ग्रेजुअली जो नॉन फर्टाइल लैंड होती है वो क्या डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसे हम लोग क्या डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं। Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced. So there are floods. The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. We have studied in class 7 that we get many products from forest. List these products. Will we face shortage of these products if we continue cutting trees? तो क्या होता है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो भी क्या जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की उसमें भी क्या अफेक्ट करता है। अब जैसे कैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो ट्रीज है, अगर ट्रीज होंगे तो ट्री अपने नीचे ग्राउंड वाटर से पानी खींचेंगे, और अगर पानी खींचेंगे तो जो हमारी सॉइल है वो क्या वो उसको हेल्प, मतलब कि वो सॉइल को नीचे से एकदम टाइट करके रखेंगे, यानी कि एकदम पकड़ के रखेंगे, जिसकी वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी क्या बढ़िया रहेगी। और अगर पेड़ काट देंगे तो जड़ जो भी होंगी, जड़ रूट हो गई किसके पेड़ की, वो सब कट जाएंगी, और वो सब कट गए तो फिर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सॉइल की वो भी क्या कम हो जाता है। और जो मूवमेंट होता है वाटर का सॉइल सरफेस से ग्राउंड तक का, उसे क्या इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो क्या रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि ज़मीन से ऊपर आने का जो रास्ता है पानी का वो क्या एकदम कम हो जाता है, और इसकी वजह से क्या फ्लड्स आते हैं। और जो अदर प्रॉपर्टी होगी सॉइल की जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, और ये सब चेंज हो जाता है किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ये सब हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग को फॉरेस्ट से मिलते हैं, और हम लोग को वही सारे फॉरेस्ट लिस्ट का मतलब कि लिखने हैं, और हम लोगों ने क्या हम लोगों को अगर ऐसा हो जाए कि जो ये सारी चीज़ों की ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं ये सब क्या शॉर्टेज हो जाए तो हम लोग कैसे क्या हमारी लाइफ में क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये सब क्या हम लोगों को लिखना है। तो ये जो टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 5। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Conservation of forest and wildlife. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bujo are worried. They go to Professor Ahmed and ask him how forest and wildlife can be saved. तो क्या हो रहा है कि जो बूझो और पहेली हैं, इन्होंने ये अवेयर हो चुके हैं कि ये जो डिफॉरेस्टेशन का जो इफेक्ट, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन यानी हम लोग पेड़ काट रहे हैं, इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है, इनसे बूझो और पहेली काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और वो लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए वो प्रोफेसर अहमद के पास गए कि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। Professor Ahmed organizes a visit to a biosphere reserve for Paheli, Bujo and their classmates. He selects a place named Pachmari Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower Western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. Madhavji explained to the children that apart from our personal effort and efforts of the society, government agencies also take care of the forest and animals. तो क्या होता है कि जो प्रोफेसर अहमद हैं, उन्होंने एक टूर या विजिट को ऑर्गेनाइज करा। कहाँ के लिए? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, फॉर पहेली एंड बूझो। यानी कि प्रोफेसर अहमद ने पहेली और बूझो के लिए एक टूर बनाया। कहाँ के लिए? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, और बूझो और पहेली के लिए और उनके क्लासमेट्स के लिए। उन्होंने एक जगह को सेलेक्ट करा जिसका नाम था क्या? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। वहाँ पे ये जानते थे कि वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं जो कि अपर हिमालयन पीक्स में और जो लोअर वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते थे। यानी कि एक जगह में अलग अलग टेरेन, अलग अलग प्लेसेस के फ्लावर्स, सब फ्लावर्स सब वहाँ पे हैं क्या? बायोस्फीयर रिजर्व में। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हेयर इज़ यूनिक। यानी कि जो प्रोफेसर अहमद है वो बिलीव करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है जो कि यहाँ मिलती है वो एक यूनिक है। ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। तो वहाँ पे उन्होंने एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय माधव जी को रिक्वेस्ट करा कि वो चिल्ड्रन को क्या गाइड कर सके। कहाँ पर? बायोस्फीयर रिजर्व में क्या उनको क्या गाइड कर सके। ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। और उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ये जो एरिया है बायोलॉजिकल, ये जो एरियाज है, इन एरियाज को प्रिजर्व करना, ये क्या एक बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो सकता है। ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट एरिया हो सकता है और ये हमारा एक नेशनल हेरिटेज होना चाहिए। तो जो माधव जी थे उन्होंने एक्सप्लेन करा चिल्ड्रन को कि
ये हमारा क्या एक पर्सनल एफर्ट हो सकता है, इसको हम लोग अपना एफर्ट बना सकते हैं और सोसाइटी को बता सकते हैं, गवर्नमेंट को बता सकते हैं, और गवर्नमेंट एजेंसी जो है उनको कह सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है और जो एनिमल है इनकी क्या केयर करनी है। द गवर्नमेंट लेज डाउन द रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट and conserve them. Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected area for conservation of plants and animal present in that area. तो ये जो गवर्नमेंट होती हैं ये रूल्स बना सकते हैं, कई सारे मेथड और पॉलिसीज बना सकते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सके इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्सेट्रा ऐसे ऐसे मेथड्स के थ्रू भी, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, नेशनल पार्क्स बना दिए, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, तो ऐसे भी वो लोग क्या कंजर्व और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ मेथड्स हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। Children, along with Professor Ahmed and Madhav ji, enter the Biosphere Reserve area. Madhav ji explains that biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity. As you as you as you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area. The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area. A biosphere reserve may also contain other protected area in it. The Pachmarhi Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Pachmarhi. तो क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है और प्रोफेसर अहमद और माधव जी हैं, ये क्या ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में क्या एंटर होते हैं। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक एरिया होता है जिसका मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक वैरायटी है काफ़ी सारी प्लांट्स, काफ़ी सारे एनिमल्स और काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि हर एक एरिया में पाए जाते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये हेल्प करता है जो बायोडाइवर्सिटी और उनका कल्चर है उनको क्या मेंटेन करने में। एक बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जैसे कि जो पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें एक नेशनल पार्क जिसका नाम सतपुरा है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिनका नाम बोरी एंड पचमरही है। तो ये एक पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व का डायग्राम है और इसमें कई सारा पार्ट है, जैसे ब्लू वाला है तवा रिजर्वियर का है, और ये लाइट ग्रीन का है पचमरही सेंचुरी, और ये ग्रीन कलर का है सतपुरा नेशनल पार्क, और ये डार्क ग्रीन का है बोरी सेंचुरी और ध्यान सेंचुरी। तो यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व में इतने सारे चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्लोरा एंड फौना। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see tall trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhavji explained that some animals and plants typically belong to a particular area. The plant and animal found in a particular area are termed flora and fauna respectively of that area. तो क्या होता है कि जैसे कि सारे चिल्ड्रन वॉक कर रहे थे
और जो चिल्ड्रन थे वो उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि ग्रीनरी देख करके काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे तभी। और वो सारे चिल्ड्रन बहुत ही खुश थे बड़े बड़े पेड़ों को देख करके और एनिमल को देख करके। अचानक से क्या होता है कि जो पहेली ने एक रैबिट को फाइंड करा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, और वो दौड़ी तो जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने उनको रोक दिया और बोला, एक्सप्लेन करा कि जो एनिमल होते हैं वो अपने हैबिटेट में ही कंफर्टेबल और हैप्पी रहते हैं, वो अपने खुद के हैबिटेट में ही उनको रहने दिया चाहिए, हम लोगों को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और माधव जी बताते हैं कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि टिपिकली अपने एक पर्टिकुलर एरिया में ही बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि एक कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो वो वहीं रहेंगे, जहाँ गर्मी होगी वहाँ नहीं रहेंगे, जैसे पेंगुइन। तो जहाँ बहुत ठंडी होती है तो ये वहीं पे रहेंगे, ऐसे नहीं जैसे पोलर बियर। तो जो पोलर बियर है ये गर्मी वाली जगह में नहीं रहेगा, ये ठंडियों वाली जगह में रहेगा। तो जहाँ खूब बर्फ गिरते है तो वहाँ पे क्या पोलर बियर रहते हैं। तो माधव जी बताते हैं कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया से इतना टिपिकली बिलोंग करते हैं कि अगर उनको किसी और एरिया में रहा जाए तो वो मर जाएंगे। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में फाउंड मिलते हैं उन्हें क्या फ्लोरा और फौना कहते हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया, यानी कि जो प्लांट्स हैं उन्हें फ्लोरा और जो एनिमल्स हैं उन्हें फौना हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडेमिक स्पेशीज, तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state, or a country. Madhavji shows sal and wild mango, figure 5.3, as two examples of the endemic flora of the Pachmari Biosphere Reserve. तो क्या होता है कि एंडेमिक स्पेशीज मतलब कि जो ग्रुप था किसका, बच्चों का जो ग्रुप था वो धीरे धीरे क्या वो फॉरेस्ट में क्या एंटर होता है। तो वहाँ चिल्ड्रन सरप्राइज हो जाते हैं एक बहुत ही बड़ी स्क्विरल को देख करके, एक बहुत ही बड़ी गिलहरी को देख करके वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तो जो स्क्विरल थी वो बहुत ही उस स्क्विरल की बहुत ही बड़ी फ्लफी टेल थी, यानी उसकी बहुत ही बड़ी पूंछ थी, और वो लोग क्यूरियस हो गए थे, वो लोग इच्छुक हो गए थे उन्हें उसके बारे में जानने के लिए। तो जो माधव जी थे उन्होंने उस स्क्वेरल के बारे में बताया कि उस स्क्वेरल को हम लोग द जायंट स्क्वेरल के नाम से जानते हैं, और वो इस एरिया की क्या एंडेमिक स्पेशीज है। एंडेमिक स्पेशीज वो स्पेशीज होती हैं, वो एंडेमिक स्पेशीज हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स के लिए दोनों के लिए कह सकते हैं। तो हम लोग एंडेमिक स्पेशीज बोलेंगे तो इसका मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों की बातें हो रही हैं। तो जो एंडेमिक स्पेशीज वो स्पेशीज होती हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड होती हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया ही में मिलती हैं और उसके बाहर नहीं मिलती। जैसे कि पोलर बियर, तो वो क्या एक पर्टिकुलर एरिया ही में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, और वो लोग नेचुरली कहीं भी फाउंड नहीं होते। और जो एक पर्टिकुलर टाइप होता है एनिमल का वो एंडेमिक टू अ जोन और स्टेट और अ कंट्री, यानी कि जो
एनिमल, जो भी एनिमल है उसका जो एंडेमिक एरिया होता है वो क्या एक जोन होता है, या तो एक स्टेट होता है, या तो कंट्री होता है। यानी कि जैसे कि एक जोन हो गया तो उस जोन में जो एनिमल रहता है तो वो वहीं मिलेगा, और उस टाइप का एनिमल और कहीं नहीं मिलेगा। या कोई ऐसा एक स्टेट हो गया, या फिर कोई एक कंट्री होगी कि उस पूरे कंट्री में ऐसा एनिमल मिलेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा क्या, ये उनका क्या जोन होता है। तो जो माधव जी हैं उन्होंने उन्हें साल और वाइल्ड मैंगो ट्री दिखाए, जो कि दो एग्जाम्पल थे, और जो कि एग्जाम्पल थे कहाँ के, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के। बिसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल and flying squirrel are endemic fauna of this area. Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population, and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। तो क्या होता है कि जो बिसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल है और जो फ्लाइंग स्क्वेरल है वो क्या एंडेमिक फौना है किस इस एरिया की। और जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनके हैबिटेट का, ये काफ़ी इंक्रीज कर रहा पॉपुलेशन को इंट्रोड्यूस कराने में, जो कि नेचुरल हैबिटेट्स में क्या इंडेमिक हो रहे हैं और एंडेंजर हो रहा है, और मतलब कि वो क्या एग्जिस्टेंस हो रहे हैं उनकी। यानी कि वो सारी जो जितने भी स्पेशीज़ हैं वो सब क्या ख़त्म हो रहे हैं, हम लोग उनके क्या हैबिटेट को ख़त्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Wildlife Sanctuary. Soon, Paheli sees a board with Pachmarhi Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmad explained that killing, poaching, or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. Wildlife sanctuaries like reserve forest provide protection and suitable living condition to wild animals. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पहेली है पहेली ने एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उस बोर्ड में पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा था। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें एक्सप्लेन करा कि जो किलिंग यानी कि एनिमल को हम लोग मार रहे हैं और उनको कैप्चर कर रहे हैं, इससे हम लोगों को स्ट्रिक्टली मना है, और अगर ये करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी हमारे कानूनों के द्वारा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे रिजर्व फॉरेस्ट हम लोगों को उनको एक प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। किसको? वाइल्ड लाइफ एनिमल को प्रोवाइड कराते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग रह रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो उनको यहाँ पे कुछ ही एक्टिविटी अलाउ हैं करने को, जैसे कि ग्रेजिंग कराना अपने लाइव स्टॉक के लिए, दूसरा मेडिसिनल प्लांट्स और फायरवुड को कलेक्ट करना। It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protection. तो क्या होता है कि
It is a pity that even protected forests are not safe because people living in neighboring encroach upon them and destroy them. यानी कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रह रहे हैं वो भी यहाँ पे क्या सेफ नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट के बगल में लोग रहते हैं और वो लोग धीरे धीरे एंक्रोच कर करके फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर जो बच्चे थे चिल्ड्रन, उनको ये रिमाइंड आया कि हम लोग ज़ू में विज़िट करते हैं, तो जो ज़ू है वो भी एक तरह की जगह है, चिड़ियाघर भी एक तरह का जगह है जहाँ पर प्लेस है जहाँ पर एनिमल को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। On the roadside there was another board on which was written Satpura National Park. Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse, enough to protect whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape, and historic object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in this forest. There are more than 100 national parks in India. तो क्या होता है कि बच्चे जब वहाँ से चले तो उन्होंने रोड के किनारे एक और बोर्ड देखा जिसमें लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। तो बच्चे थे, वो बच्चों ने और इच्छुक हुए और बोला, माधव जी बताया कि ये सतपुरा नेशनल पार्क क्या है। तो माधव जी ने बताया कि कि जो बहुत ही रिजर्व और लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो उन्होंने बताया नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा रिजर्व होता है जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनके सेट्स ऑफ इकोसिस्टम को भी क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, वहाँ का एरिया, उनसे क्या वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क जो है उसमें वो सतपुरा नेशनल पार्क एक पहला रिजर्व फॉरेस्ट है किसका, इंडिया का। और जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है वो क्या, वो कहाँ पे, वो इसी सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर जो फॉरेस्ट है उसी में पाई जाती है टीक। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और इंडिया में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व written on it. Madhavji explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. फिर क्या होता है कि जैसे बच्चे आगे चलते हैं तो वो लोग एक बोर्ड देखते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व का, उसमें लिखा होता है। तो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं किसके बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च होता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके अपनी कंट्री में। और जो इसका ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि इंश्योर करा जा सके कि जो सर्वाइवल और मेंटेनेंस है टाइगर का वो हमारी पॉपुलेशन, वो टाइगर की पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री में हो सकती है। Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes, and Barasingha were also found in the Satpura National Park. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animal. Bujo is reminded of the dinosaurs which because extinct a long time ago.
some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals, or collection of firewood, medicinal plants, etc. are not allowed. तो क्या होता है कि तो जो टाइगर है वो एक मतलब कि टाइगर एक बहुत सारी स्पेशीज में आता है जो कि धीरे धीरे डिसअपेयरिंग हो रही है हमारे फॉरेस्ट से। यानी कि टाइगर उन सारी स्पेशीज में आता है जो स्पेशीज हमारे फॉरेस्ट से धीरे धीरे क्या डिसअपेयर मतलब कि गायब हो रही हैं। लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो एक यूनिक है। क्यों यूनिक है? इन द सेंस ऑफ दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर। मतलब कि जैसे कि सारे फॉरेस्ट से टाइगर्स डिसअपेयर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जो सतपुरा रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व, वहाँ पे जो टाइगर है उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। टाइगर्स की पॉपुलेशन क्या वहाँ पर बढ़ रही है। तो ये इस तरह से क्या वो एक यूनिक हुए ये सतपुरा नेशनल सतपुरा टाइगर रिजर्व यूनिक हुआ। और जो अलग अलग एनिमल्स हैं जैसे कि लॉयंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज और एंड बारहसिंगा, ये सब क्या ये सतपुरा नेशनल पार्क में ही क्या मिलते हैं। और जो एनिमल्स हैं जिनके जो नंबर है वो डिमिनिशिंग हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, वो क्या वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, जिनको हम लोग एंडेंजर्ड एनिमल भी कहते हैं। इसको एक बार फिर से समझते हैं। यानी कि वो एनिमल्स जिनका जो नंबर है वो क्या एकदम कम होता ही चला जा रहा है और वो एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं, तो उन्हें हम लोग क्या एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। तभी बूझो को कुछ याद आता है कि उसको याद आता है कि बहुत समय पहले क्या एक डायनासोर्स भी रहते थे। तो वो क्या डायनासोर अब क्या एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि अब वो कभी नहीं मिलेंगे, वो क्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। Survival of some animals has become difficult because of disturbance। यानी कि जो सर्वाइवल है एनिमल्स का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी उनके नेचुरल हैबिटेट में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। इसकी वजह से उनका क्या जीना काफ़ी मतलब कि वो क्या इसलिए वो एक्सटेंट हो गया, उनका सर्वाइवल इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in our national park। और बोला है प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हम यहाँ ऑर्डर है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट करने का, और इसके लिए क्या स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाया है किसने, सारे नेशनल पार्क्स ने। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जैसे कि ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग और एनिमल को कैप्चर कर लेना, कलेक्शन ऑफ फायरवुड और मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करना, ये सब क्या सब नॉट अलाउड, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। माधव जी टेल्स दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल। एट टाइम्स वी किल स्नेक, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड owls ruthlessly without releasing their importance in the ecosystem. By killing them we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chains and food webs. An ecosystem is made of all the plants, animals, and microorganisms in an area, along with non-living components such as climate, soil, rivers, delta, etc. तो क्या होता है कि जो माधव जी ने उन्होंने पहेली को बताया कि जो स्मॉल एनिमल्स है वो ज़्यादा खतरे में है कंपेयर कर, जैसे कि स्मॉल एनिमल ज़्यादा खतरे में है कंपेयर टू
बिगर एनिमल यानी कि बड़े जानवरों से ज़्यादा छोटे जानवर ज़्यादा खतरे में हैं। हम लोग स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट, आउल्स को क्या ऐसे बिना सोचे समझे मार देते हैं। लेकिन अगर हम लोग रियलाइज़ करें कि इनका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा है। इनको किल करके, इनको मार के हम लोग अपने ही आप को क्या हम लोग अपने आप को ही क्या हार्म कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे हैं। ये भले ही स्मॉल साइज के हों, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और लेकिन हम लोग इनको क्या इग्नोर कर देते हैं। ये एक टाइप का फूड चेन को क्या फॉर्म करते हैं। जो एक इकोसिस्टम होता है वो बना होता है प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉल्ट्स, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा। यानी कि जो एक इकोसिस्टम होता है वो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है, और साथ ही में नॉन लिविंग थिंग से भी बना होता है। जैसे कि क्लाइमेट नॉन लिविंग थिंग, सॉइल नॉन लिविंग थिंग, रिवर डेल्टास, वाटर, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग। तो इससे भी क्या हमारा इकोसिस्टम बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेड डेटा बुक। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर अहमद explains about red data book to the children. He tells them that red data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. Red data book is maintained internationally by an organization. India also maintains red data book फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने ये एक्सप्लेन करा कि जो रेड डेटा बुक है, ये चिल्ड्रन को एक्सप्लेन करा, और उन्होंने बताया कि जो रेड डेटा बुक है वो क्या, उसमें कई सारे सोर्स होते हैं और कई सारे रिकॉर्ड उसमें होते हैं एंडेंजर एनिमल और प्लांट के। रेड डेटा बुक मेंटेन करी जाती है इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेड डेटा बुक को क्या मेंटेन करा जाता है। और जो इंडिया है वो भी क्या रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है फॉर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। और जो कहाँ कहाँ फाउंड इन इंडिया, यानी कहाँ कहाँ वो इंडिया में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइग्रेशन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhavji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. Paheli observes some of the birds near the river. Madhavji tells the children that these are migratory birds. These birds have flown here from other parts of the world. Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic change. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. Hospitable birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. तो क्या होता है कि जो एक एक्सर्शन पार्टी के बाद जो वो जो पहेली और जो लोग थे माधव जी, वो सब क्या वो डीपर फॉरेस्ट के अंदर चले गए अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। यानी कि माधव जी के गाइडेंस के साथ वो लोग अंदर तक चले गए फॉरेस्ट के, और फिर वो लोग एक तवे के किनारे बैठ गए। वहाँ एक रिजर्वायर था तो उसमें क्या वो लोग रिलैक्स करने लगे कुछ टाइम के लिए। पहेली ने तभी क्या ऑब्जर्व करा कुछ कि वहाँ पे कुछ बर्ड्स रिवर के किनारे हैं। तो माधव जी ने उन बच्चों को बताया कि ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा दूर लंबा डिस्टेंस को क्या कवर करती हैं वर्ल्ड का।
जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाती हैं और वो काफ़ी दूर तक जाती हैं। जैसे कि एक बर्ड है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आती है ठंडियों में, और जब गर्मी होती है तो वो यहाँ से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाती है। जब जब ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पड़ती है तो वो इंडिया आती है, और जब इंडिया में ठंडी पड़ती है तो वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। तो इतना लंबा डिस्टेंस ये माइग्रेटरी बर्ड्स कवर करती हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनका क्या, जो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, यानी क्लाइमेट का जो चेंज होता है उसकी वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, तो अब जैसे एक बर्ड है, उसका नाम ए रख देते हैं, ए। तो उस बर्ड को, जो ए है वो बर्ड कितना 45 डिग्री टेम्परेचर में ही रह सकती है, वो इसका नेचुरल हैबिटेट है। तो अब वो जहाँ रहती है वहाँ ठंडी पड़ने लगी और टेम्परेचर चला गया 22 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या, अब उसको तो 45 डिग्री चाहिए, तो वो क्या, वो वहाँ से उड़ के 45 डिग्री वाले सेल्सियस वाली प्लेस में चली जाएगी। तो वो क्या, वो उसका नेचुरल हैबिटेट बन जाएगा, वो उतने में रह पाएगी। इसलिए ये बर्ड क्या इतना दूर दूर तक डिस्टेंस कवर करते हैं। और ये लोग उड़ते हैं अपने जो अंडे हैं इनको ले करने के लिए, और ये कहाँ, अच्छा वेदर जहाँ होगा वहाँ पे, और बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, वो काफ़ी कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल बन जाता है, इसलिए वो क्या नेचुरल हैबिटेट वो अपना क्या छोड़ती हैं। जो बर्ड्स काफ़ी दूर, जो बर्ड्स काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, उन बर्ड्स को हम लोग क्या माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था माइग्रेशन, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. Therefore, we should save paper. Professor Ahmad also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use. If each student save at least one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should save reuse used paper and recycle it. By this, we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced. तो क्या कह रहे हैं, क्या होता है कि जो प्रोफेसर अहमद है वो एक अटेंशन बनाते हैं और बोलते हैं कि जो चिल्ड्रन है उनको क्या एक और कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बताते हैं। उन्होंने बताया कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज लेता है 1 टन पेपर बनाने में लगता है। यानी कि उन्होंने बताया कि 1 टन पेपर बनाने में हम लोगों को पूरे के पूरे 17 पूरे ग्रीन हरे भरे पेड़ चाहिए होते हैं। 17 पेड़ से पूरे 17 बड़े बड़े पेड़, घने पेड़, हरे भरे पेड़ 17 चाहिए होते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। इसलिए लोग हमें कहते हैं सेफ पेपर। अब हम लोग जब भी हम लोग को कहते हैं सेफ पेपर, सेफ ट्री, अब पेपर से ट्री का क्या मतलब, तो इसलिए ये मतलब है कि अगर हम लोग साल में एक पेपर, मतलब कि अगर हम लोग हर बच्चा एक पेपर भी बचाता है, तो एक शीट ऑफ पेपर ही बचाता है, तो जो साल में हम लोग बहुत सारे पेड़ को क्या बचा सकते हैं। और जो प्रोफेसर है, और जो प्रोफेसर नहीं, और जो पेपर है वो एक बार में 7 बार 7 बार रिसाइकल हो सकता है। और
उसको रीयूज़ करके कुछ और भी चीज़ बनाई जा सकती है। लेकिन जो ट्रीज़ हैं और उनको सेव करके हम लोग क्या एनर्जी और वाटर को भी सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं? अगर देखो, पेड़ अगर पेपर नहीं बनाएंगे तो ट्री तो सेव होंगे ही, और साथ ही में वाटर और एनर्जी भी सेव होगी। क्यों? क्योंकि पेपर बनाने में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और पेड़ की तो पड़ती ही पड़ती है। तो यानी अगर हम लोग पेपर नहीं बनाएंगे, पेपर का रीयूज़ कर लेंगे, तो हमारी क्या ये तीनों चीज़ें, क्या तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या बच सकती हैं। और इसमें क्या, मोर ओवर जो अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स जो कि पेपर बनाने में होता है वो भी क्या रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीफॉरेस्टेशन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज reforestation. Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left undisturbed, if re-establishes itself it reestablishes itself. In natural reforestation there is no role of human beings. We have already caused tremendous damage to our forests. If we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. This act is aimed to preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and the children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experience. Professor Ahmed suggests that the answer to the deforestation is reforestation. यानी कि जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने डिफॉरेस्टेशन का आंसर रिफॉरेस्टेशन को बताया। मतलब कि अगर आपको डिफॉरेस्टेशन से बचना है तो आपको रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। कैसे? कि जो रिफॉरेस्टेशन होता है, रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है, रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड प्लांट। यानी कि जो रिफॉरेस्टेशन है इसका मतलब ये होता है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट काटना, जंगल काटना, पेड़ काटना। तो रिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ लगाना, जंगल को लगाना, पेड़ लगाना। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांटेड ट्रीज होते हैं उनको क्या, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने एक नीम ट्री को काटा तो उसके बदले हम लोगों को कोई मैंगो ट्री नहीं लगाना, हमको उसके बदले नीम ट्री ही लगाना है। और हमको एक नहीं दो लगाने, जैसे हमने एक पेड़ काटा तो उसके बदले हम लोगों को 2 या 4 पेड़ लगाने हैं। तो इससे क्या हमारा जो बैलेंस है वो क्या बनता रहेगा। और क्या है कि जो और जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी सारे, वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। यानी कि जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया कि हम लोगों को उससे ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, जितने हमने कट करे उससे ज़्यादा ही, उसके डबल ही हम लोगों को क्या पेड़ लगाना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। तो जो रिफॉरेस्टेशन होता है ये क्या नेचुरली भी हो जाता है। कैसे? जैसे एक जंगल है उसे हम लोगों ने काट दिया, ठीक, और अगर जो फील्ड है, जो सॉइल है, अगर वो डिस्टर्ब ना हुई, अनडिस्टर्ब रह गई, तो वो
इट री इस्टेब्लिश इट्ससेल्फ, यानी कि वो अपने आप ही इस्टेब्लिश हो जाएगा। और जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है इसमें कोई भी रोल नहीं होता किनका, ह्यूमंस का। और ये ऑलरेडी कॉज्ड ऑफ ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, और इससे हमारे को क्या, ये ट्रिमेंडस डैमेज मिलता है हमारे फॉरेस्ट को। if we have to retain our green wealth for future generation, plantation of more trees is the only option। अगर हम लोगों को अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ग्रीन वेल्थ और को छोड़ना है तो हम लोगों को प्लांटेशन ही करना पड़ेगा। प्लांटेशन ही उसका क्या एक ऑप्शन है, और यही एक ओनली ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। और प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हमारे इंडिया में एक एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज एम टू प्रिजर्वेशन एक्ट conservation of natural forest and meeting the basic need of the people living in or near the forest। तो क्या कहते हैं कि इस एक्ट का जो एम है वो ये है कि जो प्रिजर्वेशन है और कंजर्वेशन है नेचुरल फॉरेस्ट का, उनसे क्या मीटिंग हो सके, और जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जो कि जंगल में रहते हैं लोग, उनकी क्या फुलफिल हो सके। After the rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. On getting back, Professor Ahmed and the children thank Madhavji for guiding them through this exciting experience। तो क्या होता है कि रेस्ट के बाद माधव जी ने चिल्ड्रन को कहा कि अब हम लोगों को क्या वापस चलना चाहिए, क्योंकि ये एडवाइसेबल नहीं है कि रात को मतलब कि सनसेट के बाद हम लोग जंगल में रहें। तो सब बच्चे वापस आ गए, और उसके बाद सारे चिल्ड्रन पहेली बूझो, और प्रोफेसर अहमद ने माधव जी को क्या थैंक्स करा। क्योंकि उन्होंने उनको क्या थैंक्स करा कि आपने हमको ये सब एडवाइस दी, अगर आप ना होते तो हम लोग क्या कुछ जान भी ना पाते। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इस चैप्टर के कीवर्ड्स दिए गए हैं, एक बार हम लोग इन कीवर्ड्स को रीड कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, डिफॉरेस्टेशन, desertification, ecosystem, endangered species, endemic species, extinct fauna, flora, migratory birds, national park, red data book, reforestation and sanctuary। तो फ्रेंड्स, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी रीड कर लिए हैं। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।